हाँ जी बच्चे, लास्ट हमने ना क्लास में रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब किया था, वो हमने ख़त्म कर लिया था। नेक्स्ट आज हमने स्टार्ट करना है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑप्टिक्स का, और इसमें फाइनल पेपर में क्वेश्चन आएगा ही, आ सकता नहीं, आएगा क्वेश्चन, डेफिनेटली आएगा। चाहे इसकी एप्लीकेशन आ जाए, चाहे इसका न्यूमेरिकल आ जाए, चाहे इसकी डेरिवेशन आ जाए, और टॉपिक का नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, थोड़ा वास्ट है, इसमें न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आएंगे और डेरिवेशन भी आएगी। तो TIR इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे, TIR। हाँ जी, व्हाट इज़ TIR? ये बच्चे एक इंटरफेस है, इस इंटरफेस का जो ऊपर वाला मीडियम है वो हम मानते हैं एयर है और रेयर मीडियम है, नीचे वाला जो मीडियम है वो डेंसर मीडियम है। और इस डेंसर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डेट इज़ म्यू। नीचे वाला मीडियम डेंसर मीडियम है एंड म्यू इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। O इज़ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, O इज़ ए ऑब्जेक्ट। तो हमने पढ़ा हुआ है, हमेशा रेज हमने किस में से निकालनी है, ऑब्जेक्ट में से निकालनी है, और उसमें से हम जितनी मर्जी रेज निकाल सकते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट में मैं रे निकाल रहा हूँ, एक तो रे नॉर्मली, और जो रे नॉर्मली निकलती है वो अनडेविएटेड सीधा चली जाती है। सेकंड जो रे है, मैं थोड़ा एंगल पे इंसिडेंट कर रहे हैं एंड दैट एंगल इज़ I1। सेकंड रे I1 एंगल पे इंसिडेंट कर रही है, पॉइंट B पे फॉल कर रही है। अब पॉइंट B पे जो रे है उसने कहाँ जाना है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाना है, तो इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से अवे बेंड हो जाती है। नेक्स्ट रे एक और मैं निकाल रहा हूँ, वो रे थोड़ा और दूर जा रही है एंड दैट रे इंसिडेंट एट एंगल I2। थोड़ा ध्यान से देखेंगे डायग्राम को, I1 की वैल्यू कम है I2 से, ठीक है ना, I2 ज़्यादा है। जैसे जैसे आप दूर जाते रहेंगे एंगल इंक्रीज होता रहेगा। I2 ज़्यादा है तो I2 का जो R एंगल बनेगा वो भी ज़्यादा होगा। थोड़ा सा सामने देखेंगे सब लोग, पहले रे बिल्कुल सीधी ऊपर जा रही थी, अगले स्टेप में रे सरफेस की तरफ झुक गई है, बेंड हो गई है, अगले स्टेप में क्या होगा, और ज़्यादा बेंड हो जाएगी, और इस I2 एंगल पे जो रे है वो सरफेस के साथ साथ चलेगी। पहले रे पॉइंट A पे बिल्कुल सीधा ऊपर जा रही थी, थोड़ा इधर गई तो रे इमर्जेंट रे ऐसे बेंड होगी, अगले वाले में वो और ज़्यादा बेंड हो जाएगी और वो सरफेस के साथ साथ चलेगी, एंड दैट पॉइंट इज C। नेक्स्ट, जितनी मर्जी रे अपन निकालें, एक रे हमने और निकाली है पॉइंट D पे। इस पॉइंट D पे हमने फिर नॉर्मल ड्रा किया और जो एंगल बना वो बना I3। अब I3 इनसे भी ज़्यादा हो गया, अगर I3 ज़्यादा तो रे ने और ज़्यादा बेंड कर देना है। अब पॉइंट C पे तो रे बच्चे सरफेस तक पहुंच गई थी, पॉइंट D पे क्या होगा, रे अब ऊपर जाना नहीं इसने, सरफेस तक तो इधर ही पहुंच गई थी, तो क्या होगा, D पे रे वापस उसी मीडियम में आ जाएगी। जब ये रे वापस इसी मीडियम में आ जाएगी तो हम कहेंगे कि D पॉइंट पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, TIR होगी।
जो TIR है वो ए पे नहीं हो रही, ए पे हो रही है रिफ्रैक्शन, ए वाली जो रे है उस पे हो रही है सिर्फ रिफ्रैक्शन, रे अपना मीडियम चेंज कर रही है। बी पॉइंट पे भी क्या हो रही है, बी वाले हिस्से में भी क्या हो रही है, रिफ्रैक्शन हो रही है। सी पे जो रे है वो कहाँ जा रही है, सरफेस के साथ साथ जा रही है। मतलब सी पॉइंट पे अपन ये कहेंगे कि जस्ट TIR स्टार्ट हो गई है, या हम इसको फिजिक्स की टर्म्स में जस्ट ग्रेज कहते हैं, GRAZE, जस्ट ग्रेज। ग्रेज का मतलब होता है जो रे है वो सरफेस के साथ साथ चल रही है, जस्ट ग्रेज और जस्ट TIR। मतलब प्रॉपर TIR सी पे जस्ट स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि रे अब दूसरे मीडियम में नहीं जा रही, रे इसी मीडियम में सरफेस के साथ साथ चल रही है। सी पॉइंट की बात की मैंने। और डी पॉइंट पे क्या हुआ, डी पॉइंट पे कंप्लीट TIR होगी, रे ने मीडियम चेंज नहीं किया और ग्रेज भी नहीं किया, सरफेस के साथ साथ चली, तो डी पॉइंट पे प्रॉपर TIR हुई है। हमने जब रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ वाला टॉपिक पढ़ा था ना, उसमें हमने रे को बी तक ही बनाया था, हम आगे नहीं लेके गए थे। अब आज हम आगे ले गए रे को और देखा दूर वाली जो रेज होएगी वहाँ पे TIR होगी। जितना आप दूर जाते रहोगे TIR होने की पॉसिबिलिटी बढ़ती रहेगी और थोड़ी दूर के बाद TIR हो जाएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जिस तरह इस तरफ हो रहा है सब कुछ, वैसे ही हम यहाँ भी बना सकते हैं। तो हम थोड़ा सा ब्रीफ में सी पॉइंट वाला बना लेंगे। सी पॉइंट पे जो एंगल है वो I2 है। इधर भी एंगल सी पे I2 था, यहाँ पे मैंने एंगल C डैश पे I2 कर दिया। I2 एंगल पे जो रे है वो रे सरफेस के साथ साथ चलेगी। अब जो पॉइंट D है, पॉइंट D पे क्या हुआ है, इधर आप D डैश बना दो पॉइंट, और ये एंगल हो गया आपका D पे, अगर I3 है तो इधर मैंने I3 कर दिया, सेम एंगल कर दिए। डिस्टेंस सेम ले लेना, जो डिस्टेंस D का है A से वही डिस्टेंस A से D डैश का। अब जो रे है D डैश पे इट एक्सपीरियंस TIR वापस आ जाएगी। एक चीज़ और इसमें और बताना चाहते हैं तुम्हें, इधर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, सामने देखेंगे सब बच्चे, इधर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, I3 है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस I3 है तो ये वाला जो एंगल होगा ये R3 होगा, लेकिन इस R3 का नाम अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं बोलना, इस R3 का नाम है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन और इंसिडेंस एंगल बराबर होते हैं, तो ये I3 और R3 इक्वल होंगे। ऐसे इधर भी I3 और R3 जो एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। I3 है एंगल ऑफ इंसिडेंस, R3 है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब R3 को अपन ने रिफ्रैक्शन नहीं बोलना, रिफ्लेक्शन बोलना है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होते हैं, हमने पढ़ा हुआ है मिरर में, 9th-10th में आपने पढ़ा हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल हो गए। तो ये एक प्रॉपर डायग्राम मैंने बनाई है और इससे आपको समझाने की कोशिश की है। अब हम इसको डायग्राम को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे क्या है इसके अंदर। ऑब्जेक्ट O हमने किस मीडियम में रखा है, डेंसर मीडियम में। लिखेंगे कंसीडर डैट ऑब्जेक्ट O is placed in a denser medium of refractive index mu. Object O is placed in a denser medium of refractive index mu. OA रे, हाँ जी, OA रे कैसे इंसिडेंट कर रही है, OA रे इंसिडेंट नॉर्मली, OA ray incident normally and hence go undeviated. OA ray incident normally and hence go undeviated. OB ray, हाँ जी, OB ray incident at angle I1, जो OB ray है it incident at angle I1 and refract at angle R1, incident at angle I1 and refract at angle
R1। मैं जो मैंने डायग्राम में बनाया वही अपन लिख रहे हैं। हाँ जी, OC रे क्या कर रही है? OC रे इंसिडेंट एट एंगल I2 and refract at angle 90 degree, refract at angle 90 degree, that is just graze। जो रे सरफेस के साथ साथ चलती है वो जस्ट ग्रेज, रिफ्रैक्ट एट एंगल 90 डिग्री, डेट इज जस्ट ग्रेज। OD पे आ गया। अब OD रे किसने फॉल कर रही है? OD रे इंसिडेंट एट एंगल I3 एंड रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडियम। OD रे इंसिडेंट एट एंगल I3 एंड रिफ्लेक्टेड बैक into the same medium। It means OD ray experience TIR। जो O से D रे हमने बनाई है, it experience TIR, total internal reflection। अब कुछ डेफिनेशंस करनी है इसमें और कुछ कंडीशंस पढ़नी है। पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन में फर्स्ट डेफिनेशन जो अपने बहुत काम आनी है, दैट इज़ क्रिटिकल एंगल। और जो क्रिटिकल एंगल है इसको हम वैसे C से डिनोट करते हैं। C फॉर द क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या है? क्रिटिकल एंगल एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिस एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बने। एंगल ऑफ इंसिडेंस का नाम है क्रिटिकल एंगल। का कौन सा एंगल? जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बने? 90 डिग्री बने। तो इसमें जो I2 है ना, I2 इज ए क्रिटिकल एंगल। इस I2 एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। तो डेफिनेशन लिखेंगे, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? इट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, it is the angle of incidence at which angle of refraction become 90 degree। angle of incidence at which angle of refraction become 90 degree। तो इस केस में जो I2 एंगल है ना बच्चे, I2 एंगल इज ए C फॉर क्रिटिकल एंगल। तो डायग्राम में थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर लो कि जो I2 है वो क्रिटिकल एंगल है। इस एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन गया 90 डिग्री। अब TIR करने के लिए, TIR किस पॉइंट पे हो रही है? डायग्राम में देखें D पॉइंट पे हो रही है। तो TIR करने के लिए क्या क्या कंडीशंस है? लिखो कंडीशंस। TIR कब कब हो सकती है? कंडीशन फॉर TIR। TIR कहाँ पे हो रही है? D पे हो रही है। तो D पे देखना, D पे जो रे है वो डेंसर मीडियम से कहाँ जा रही है? रेदर मीडियम में जा रही है। तो TIR करने की फर्स्ट कंडीशन है कि रे ऑफ लाइट शुड गो फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेदर मीडियम। रे ऑफ लाइट शुड गो फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेदर मीडियम। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन भी ज़रूरी है, दोनों कंडीशन होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन है बच्चे D पॉइंट पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? I3 है। और यहाँ से देखो आप, I3 किससे ज़्यादा है? I2 से। व्हाट इज़ I2? क्रिटिकल एंगल। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो किससे ज़्यादा होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। ये सेकंड कंडीशन ज़रूरी है, ये हम हर जगह यूज़ करेंगे। सेकंड कंडीशन क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। I3 इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इट शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज़्यादा है तब क्या होगी? TIR। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से कम है तब क्या होगी? रिफ्रैक्शन। तो TIR के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, ज़रूरी है ये।
दीज आर दी नेसेसरी कंडीशंस, इनके बगैर TIR नहीं होगी, सिर्फ 2 ही कंडीशंस है, ठीक है। तो आपको मैंने TIR एक्सप्लेन किया, कंडीशंस बताई। अब हम थोड़े से फॉर्मूले ड्राइव करेंगे। पहला फॉर्मूला लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, ड्राइव द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ड्राइव द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एंड क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल में एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम में हमें रिलेशन ड्राइव करना है। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन दैम। तो एक बड़ी छोटी सी डेरिवेशन है। ये मीडियम है अपने पास, दिस इज़ द पॉइंट ऑब्जेक्ट O और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। ऊपर वाला मीडियम है रेयर, नीचे वाला मीडियम है डेंसर। एक तो O से रे सीधा जा रही है, इट गो अनडेविएटेड OA, रे गो अनडेविएटेड, कहीं बेंड नहीं कर रही। दूसरी आप O से जो रे है वो आप पॉइंट B पे लेके जाइए और ये क्रिटिकल एंगल हो गया। अगर ये एंगल क्रिटिकल है तो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो सरफेस के साथ साथ चलेगी, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बन जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, थोड़ी सी थ्योरी लिख लेते हैं क्योंकि डेरिवेशन सिर्फ एक ही लाइन की है। थोड़ी इसकी हम थ्योरी लिख लेते हैं। कंसीडर डैट ऑब्जेक्ट O is placed in a denser medium of refractive index mu, ray of light is incident at point B, ray of light is incident at point B at critical angle, at critical angle. Now apply Snell's law at point B, पॉइंट B पे आपने स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है। हाँ जी, म्यू इंटू साइन सी, जिस मीडियम में एंगल है उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई करना है, म्यू इंटू साइन सी। ऊपर वाला मीडियम है रेयर 1 इंटू एंगल कितना है 90 डिग्री, तो म्यू इंटू साइन सी, साइन 91, तो इससे साइन सी की वैल्यू आ गई है 1/म्यू। तो ये एक फॉर्मूला है, बड़ा कॉमन सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे ये हर जगह, साइन सी इक्वल टू 1/म्यू। अगर मान लीजिए ये तो सिंगल म्यू था, अगर मान लीजिए ऊपर वाला μ1 होता और नीचे वाला μ2 होता, तब क्रिटिकल का फॉर्मूला क्या बनता, μ2 इंटू साइन सी इक्वल टू μ1 इंटू साइन 90। तो साइन सी की वैल्यू हम लिखते हैं μ1/μ2। अगर आपके पास 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और हमें क्रिटिकल एंगल बताना है तो आप दोनों को डिवाइड करना है, पहली बात। और कभी भी अगर आप गलत डिवाइड कर दो तो साइन सी की वैल्यू हमें पता है 1 से ज़्यादा नहीं होती, इसलिए हमेशा ऊपर वाली वैल्यू, ऊपर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रखना है, बस ये याद रखना, ऊपर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होना चाहिए। अगर ऊपर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो गया ना, फिर तो ये वैल्यू 1 से ग्रेटर हो जाएगी साइन की, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो जब भी आपको 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाए, आपने कम वाला ऊपर रखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा वाले नीचे रखना है। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं देता हूँ, दिस इज़ ए वाटर, दिस इज़ ग्लास, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, वाटर का है 1.33। तो ग्लास से अगर लाइट आ रही है, हमें बताना है व्हाट इज़ द क्रिटिकल एंगल। ग्लास है डेंसर मीडियम, डेंसर से लाइट आ रही है रेयर में, तो हमें बताना है व्हाट इज़ द क्रिटिकल एंगल। अब इसमें 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया आपके पास,
तो तरीका आपको मैंने बताया है, साइन सी इक्वल टू कम वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखना है, ज़्यादा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे लिखना है। अगर दो है, अगर सिंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एक ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, फिर तो 1/μ, फिर तो सीधा ही है। ठीक है जी, और ज़्यादातर यही फॉर्मूला लगेगा। फिर भी इन द केस अगर दो मीडियम आ जाए तो हम ऐसे लिख सकते हैं। चलिए इसका एक हम क्वेश्चन करते हैं, लिखेंगे एन इलेक्ट्रिक बल्ब। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है और कई बार ये कंपटीशन के एग्ज़ाम में जेईई मेंस के पेपर में भी आया हुआ है। क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ प्लेस्ड एट डेप्थ डी। इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ प्लेस्ड एट डेप्थ डी inside the liquid of refractive index mu, placed at depth d inside the liquid of refractive index mu. Find the area at the surface of the medium. Find the area at the surface of the medium through which light comes out, through which light comes out. तो दिस इज अ बल्ब, ये मीडियम है और जो बल्ब है, दिस बल्ब इज प्लेस एट डेप्थ डी इनसाइड द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। अब हम इसमें से रे निकालें। एक तो रे सीधी चली जाएगी, हम कहते हैं नॉर्मली चली गई। दूसरी रे मैं बना रहा हूँ जो क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट कर रही है, सी पे। जो रे सी पे इंसिडेंट करेगी वो सरफेस के साथ साथ चलेगी। ऐसे ही एक रे अगर मैं और बनाऊँ डी पे, तो आपको पता है क्रिटिकल के बाद जो एंगल बनता है वो ज़्यादा बनता है, तो ये तो रे वापस आ गई। ऐसे इस तरफ बी डैश और ये क्रिटिकल है, क्रिटिकल पे रे सरफेस के साथ साथ चलती है, पता ही है अपने को। अगर मैं इधर डी डैश बनाता हूँ तो जो रे है जो डी डैश पे इंसिडेंट कर रही है वो तो वापस आ जाएगी, TIR करेगी। इसका मतलब हो गया कि बी के बाद TIR शुरू हो जाएगा। इसका मतलब हो गया बी डैश के बाद TIR शुरू हो जाएगा। तो जो रे है वो कितने पोर्शन से बाहर आएगी? जो रे आएगी बाहर वो बी से लेकर बी डैश तक वाले हिस्से से बाहर निकलेगी। इतने हिस्से से रे बाहर निकलेगी, सीधी भी जाएगी, रिफ्रैक्ट भी करेगी, इतने हिस्से से रे बाहर निकलेगी। तो अगर आप पानी में बल्ब रख दोगे ना आप, तो उस बल्ब की लाइट सिर्फ इतने एरिया से बाहर आएगी, बाकी लाइट बाहर नहीं आएगी, अंदर ही रह जाएगी। अब ये मान लेते हैं पर रेडियस है R, AB हो गया R रेडियस। ऊपर सर्कल बन गया आपके सामने, एक सर्कल का रेडियस R है। मैं R निकाल लेता हूँ, फिर एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है πr², वो तो सीधा एरिया आ जाएगा। तो मेरा काम है R निकालना। ये AB हो गया R, ये C है, तो ये एंगल भी C होगा। ठीक है, अब हमें सबको पता है साइन C का फॉर्मूला भी हमने ड्राइव किया है 1/μ। साइन C हमने सबने पढ़ा है 1/μ। अब इस ट्रायंगल से देखो, इन ट्रायंगल AOB ट्रायंगल से व्हाट इज साइन C? साइन C कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है AB, व्हाट इज हाइपोटेन्यूज OB। तो अगर हम ट्रायंगल से देखें तो साइन C की वैल्यू बनेगी R/OB। OB है हाइपोटेन्यूज, जो कि बनेगा √r² + d², क्योंकि AO की वैल्यू D है ना। AO की वैल्यू कितनी है? D, ये R है, तो अपना OB आ जाएगा, साइन C आ गया। दोनों साइन की वैल्यूज़ को इक्वेट कर दो,
फर्स्ट इक्वेशन भी साइन सी के इक्वल है, सेकंड इक्वेशन भी साइन सी के इक्वल है, तो इक्वेट 1 and 2। तो 1/μ इक्वल टू r अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की वैल्यू बन गई म्यू आर। स्केलिंग करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की वैल्यू बन जाती है म्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, डी स्क्वायर की वैल्यू बन जाती है म्यू स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, डी स्क्वायर की वैल्यू बन जाती है आर स्क्वायर कॉमन म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो इससे आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाती है डी स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1। सिंपल कैलकुलेशन है, आर निकालना था। तो आपके पास बच्चे आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। ये रेडियस आ गया। रेडियस भी पूछ लेते हैं कई बार कि रेडियस बताओ, बट हमें तो न्यूमेरिकल में एरिया बताना है। जो ऊपर वाला एरिया है, ऊपर वाला एरिया है पाई आर स्क्वायर। सर्कल है ना, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। पाई अगर हम आर स्क्वायर लिखते हैं तो वो डी स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1 है। तो दिस इज द आंसर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बारी आ चुका है, मेंस के पेपर में आया, बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आया हुआ है। कभी रेडियस पूछ लेते हैं, कभी एरिया पूछ लेते हैं। अब यही क्वेश्चन एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है उसमें डी की वैल्यू दे रखी है 80 सेंटीमीटर। मुझे वैल्यू भी इसकी याद है, एनसीईआरटी डी की वैल्यू है 80 सेंटीमीटर और म्यू की वैल्यू है 4/3। हमें एरिया बताना है, तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चे हम यहाँ तक कर रहे हैं, बाकी हम TIR नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे। ये टॉपिक अभी 1-2 दिन चलेगा। थैंक यू।